जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इसको समझना है हमें, लेकिन इसको समझने के लिए दो कंडीशन हम आपको बताएंगे। उन दो कंडीशन के अंदर ही मोशन अंडर ग्रेविटी हम समझेंगे। पहली कंडीशन क्या है, हम आइडियल केस में पढ़ेंगे तो ये दोनों कंडीशन हमारा वैलिड रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मोशन अंडर द ग्रेविटी के लिए दो कंडीशन हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए दो कंडीशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशन की। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है बेटे ना, ये मतलब पूछा कैसे जाता है आपसे, तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि डिस्कस द मोशन अंडर फ्री फॉल, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो अगर कहता है कि क्वेश्चन आप पहले तो डिस्कस करो कि फ्री फॉल क्या होता है, और फिर आपसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो फ्री फॉल के लिए, तो इस पूरे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो फ्री फॉल के लिए मोशन अंडर द ग्रेविटी में क्या होता है, दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन ये होता है कि जो बॉडी आप फ्रीली फॉल करा रहे हैं बेटे, वो बॉडी सरफेस के, अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर ना हो। यानी कि यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होना चाहिए जिस बॉडी का आप फ्री फॉल करा रहे हैं। दूसरी कंडीशन हम ये मानकर चल रहे हैं, यहाँ पर आइडियल केस हमने शुरुआत में ही बता दिया कि हम लेकर चल रहे हैं। तो दूसरा केस ये है कि एयर का रेजिस्टेंस क्या है, वो जीरो है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि absence ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो ये दो केस हम लेकर चल रहे हैं किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्री फॉल को समझने के लिए कि फ्री फॉल होता क्या है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, मैं आपको ये भी आपको समझा दूँ। अगर आप अर्थ के सरफेस बहुत नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गए और किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस से नीचे, मतलब पास में ही, तो पहली कंडीशन आपकी इसको लिखने के पीछे का कारण यही है कि स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। बस यही हमारा मेन लॉजिक है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि डज नॉट चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ये कहने का मतलब, अगर हम ये तो बात जानते ही हैं कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जी हाइट जब बढ़ती है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और हाइट जब घटती है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और जब हाइट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि हम अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं, तो हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ये सारी बात आपको पता ही होनी चाहिए। और फिर हमारी एच की वैल्यू घटती है, और हम अब की बार कहाँ ले जा रहे हैं, इनसाइड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की सेंटर की ओर जा रहे हैं, यानी कि बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ अंदर जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं, सेंटर की ओर जा रहे हैं, हम सेंटर की ओर ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ भी हाइट जब बढ़ती है, यानी कि ये हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू फिर घटेगी, और एच की वैल्यू बढ़कर जब आर यानी कि रेडियस के बराबर हो जाएगी, अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर फिर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि हम ये जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ही सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होती है। जी की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सरफेस पर क्या होती है, मैक्स होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतनी हाइट पर ना जाएं कि जी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हमको दिख जाए, तो हम अर्थ के सरफेस के आसपास ही कहीं पर रहें। तो उस कंडीशन के लिए ये लिखा गया है कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जी की वैल्यू में हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखना चाहते हैं।
ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट से रिलीज करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर बहुत नियर किसी बॉडी को जिसका मास m है इसे रिलीज करते हैं। याद रखना, फ्रीली फॉल का मतलब है, फ्रीली फॉल का मतलब है कि बॉडी को रिलीज करना बेटे, बॉडी को क्या करना, रिलीज्ड करना। ठीक है। कभी याद रखना कि थ्रो मत, थ्रो लिखा रहे तो फ्री फॉल मत लिखना। अगर लिखा होता है कि थ्रो हुआ है वहाँ पर, तो थ्रो हुआ है तो थ्रो को मत लिखना कि वहाँ पर ये फ्री फॉल हुआ है। थ्रो में नहीं होता है, थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है। ठीक है। और फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो होता है वो 0 होता है। फ्री फॉल की केस में बेटा मैं बता रहा हूँ ये सब बातें। फ्री फॉल में बॉडी को रिलीज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है और g की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, g की वैल्यू में चेंज नहीं आता है। इस कंडीशन के लिए ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और एयर का रेजिस्टेंस जो होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एयर, रेजिस्टेंस ऑफ एयर जो होता है वो 0 होता है। फ्री फॉल का ये सब केस है। ठीक है। तो जब किसी बॉडी को किसी हाइट h से हम रिलीज करते हैं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मान लो ऐसे रिलीज करते हैं, तो धीरे धीरे ये गिरता है। और जब ये गिरता है तो पर सेकंड अपनी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ क्या करता है, चेंज करता है। तो पर सेकंड अपनी वेलोसिटी में, पर सेकंड, एक सेकंड में ये अपनी वेलोसिटी में चेंज करता है। कितने का चेंज करता है, 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज करता है। यानी कि अगर मैं देखूं तो एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकंड आया। और ये जो एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है किसी बॉडी को जो फ्री फॉल अर्थ के सरफेस पर कराते हो, ये किसी पर्टिकुलर बॉडी में नहीं आता है। चाहे जो भी बॉडी आप अर्थ की सरफेस के से बहुत क्लोज किसी भी बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं, हर एक बॉडी में यही वेलोसिटी का चेंज आता है हर एक सेकंड में। तो होता क्या है कि आप जब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, उस एक्सेलरेशन से आपको डेफिनेशन तो पता ही होगा एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी 9.8 अपॉन 1, तो आप देखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता है। तो अर्थ के सरफेस के नियर किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऐसे फ्री फॉल करवाते हो, ऐसे फ्री फॉल करवाते हो, तो वो एक एक्सेलरेशन से गिरता है और वो एक्सेलरेशन हर एक बॉडी के लिए डेफिनेट वैल्यू होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे वो बॉडी बड़ी हो, ये एक्सेलरेशन सब के लिए सेम होता है। इसी एक्सेलरेशन को ये हम कह सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के इस एक्सेलरेशन को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं बेटे, ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल g की जो वैल्यू होगी वो अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसे स्मॉल a से ना लिखकर स्मॉल g से लिखते हैं। दिस एक्सेलरेशन कह सकते हैं कि इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है। और बॉडी के इस तरीके के गिरने को हम फ्री फॉल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। कि क्यों फ्री फॉल बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g चेंज नहीं हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, पॉइंट A और B के बीच में, और रेजिस्टेंस एयर का 0 है। तो ये सारी केसेस हमारा क्या होगा, फ्रीली फॉल हो जाएगा। ठीक है। और अर्थ की सरफेस पर ये वैल्यू हम इतना लेते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब रही बात यहाँ तक तो हम डिस्कस कर ले गए, इस क्वेश्चन का यहाँ तक पोर्शन हम डिस्कस कर ले गए। ठीक है, यहाँ तक। अब रही बात इसकी कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इस बात के लिए हम एक हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, और हेडिंग क्या है हमारी, इक्वेशन फॉर, बेटे क्या होगा ये, इक्वेशन फॉर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो ऐसे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन आपने कहा
कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटे, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने बताया कि वो 0 हो जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ आपने बताया ही नहीं, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी डेफिनिट कुछ होगी, तो उसको v मान लेते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कुछ न कुछ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, मैं s मान ले रहा हूँ। टाइम के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो टाइम भी मैं t मान ले रहा हूँ, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल a से अभी तक उसको लिखते थे, लेकिन अब हम उसको स्मॉल g से लिखेंगे, ठीक है। तो स्मॉल g, तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ, इसके लिए क्या लिखने वाला हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर इस कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो लिखूं, तो देखो होता क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ध्यान देना इस बात को। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, लेकिन मैं किस केस में लिखने चल रहा हूँ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में बेटे। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में v हो जाएगा, u की वैल्यू 0 होती है, मैंने पहले ही आपको बताया, तो u की वैल्यू 0 लेना है, और a की जगह पर क्या लेना है, g लेना है, तो ये g हो जाएगा और इंटू टी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, तो पहले यहाँ सेकंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन आपने क्या देखा कि एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 लेनी है, यू की वैल्यू 0 लेनी है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 एक्सेलरेशन को क्या लेना है, जी लेना है, एक्सेलरेशन को जी लेना है, तो g हो गया, t हो गया, तो टी स्क्वायर हो गया, तो 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो आप ऐसे कर लो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो वेरी वेल, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये होता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर रहेगा, लेकिन u की वैल्यू 0 लेनी है हमको, और +2 और a की जगह पर हमको क्या यूज करना है, g यूज करना है, तो g लिख लिया और s हो गया ये, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gS हो गया। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी जब फ्रीली फॉल हो रही हो तो उस केस के लिए ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर बहुत मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो बेटे, अगर बॉडी मेरी देखो ऊपर जा रही है, यहाँ पर समझना इस बात को, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ध्यान देना इस बात को। बॉडी ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर होगी। मान लो कि ऐसे v हो गया, और बॉडी ऊपर जा रही है तो, और एक्सेलरेशन बताना किधर काम करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ की सेंटर की ओर काम करेगा, और जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। और एक केस और देखना यहाँ पर, एक केस और देखना कि अगर हमारी बॉडी यहाँ पर देखो नीचे की ओर आ रही है तो वेलोसिटी भी नीचे और स्मॉल जी भी नीचे, ठीक है, स्मॉल जी भी नीचे।
तो आप देखना ये डाउनवर्ड मोशन है, ये कैसा मोशन है, ये डाउनवर्ड मोशन है, और ये कैसा मोशन है, ये अपवर्ड मोशन है। कैसा मोशन है, ये अपवर्ड मोशन है। ये डाउनवर्ड मोशन और ये अपवर्ड मोशन, और दोनों यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है, 0। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अब देखना एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप देखो यहाँ पर बॉडी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो अपवर्ड मोशन में याद रखना, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एट लास्ट में वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, यानी कि कोई बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और जिस जगह पर वेलोसिटी मान लो जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, अब ये बॉडी वहीं से रिटर्न होना स्टार्ट होगा, वहीं से क्या होगा, रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले मोशन को, ये जहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट हो गया, इस वाले मोशन को हम फ्रीली फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो यहाँ से आपने अर्थ के सरफेस से इसको फेंका है किसी वेलोसिटी से, तो इसको हम थ्रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको थ्रो बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, थ्रो में THROW। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रो बोलेंगे। तो यहाँ पर जी की वैल्यू देखो नीचे डाउनवर्ड, यहाँ नीचे वर्क कर रही है जी की वैल्यू, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो जी की वैल्यू नीचे। तो आपने क्या नोटिस किया, चाहे वो थ्रो हुआ है चाहे वो फ्रीली फॉल हुआ है, आपने ये नोटिस किया कि जी की वैल्यू ऑलवेज कैसा होता है बेटे, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, केवल चेंज होता है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और स्मॉल जी के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और अपवर्ड, या हम कह सकते हैं कि थ्रो के केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ये मुझे आपको समझाना था। अब अगर आप थ्रो के लिए इक्वेशन लिखना चाहोगे, थ्रो के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू, और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्रो किया है तो u 0 होता नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। बस ये याद रखना, माइनस लेना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखोगे तो ut और माइनस हाफ GT² ये लेना पड़ेगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो v² इक्वल टू u² माइनस 2GS लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप फ्रीली फॉल वाले केस में देखेंगे तो v इज इक्वल टू AGT, आप ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू हाफ GT² हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन v² इक्वल टू 2GS हो जाएगा। तो दोनों बहुत अच्छे से आप समझ लेना। हमने एक साइड में किसके लिए लिखा है, अपवर्ड मोशन के लिए लिखा है, यानी कि थ्रो के लिए, और एक साइड में ये जो हमने लिख रखा है ये हमने फ्रीली फॉल के लिए लिखा है। तो याद रखना आप, ये सारी चीज़ें होंगी। बॉडी ऊपर जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में माइनस लेना है, और बॉडी नीचे आएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं तो प्लस लेना है। ठीक, बाकी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे बेटे, और इस पर हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चरों में। तो आप बने रहिएगा फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।